Hello everyone, how are you guys? I really hope you all are doing well, you all are preparing well. So today's topic that we are going to cover is optics and light. हम इसमें इससे रिलेटेड PYQs के साथ साथ इस चैप्टर की मैं आपको ब्रीफिंग भी देने वाली हूँ. बेसिकली इसमें 3 चैप्टर्स कवर्ड हैं. लाइट में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, परावर्तन और साथ में ह्यूमन आई के भी कुछ टॉपिक्स की आपको ब्रीफिंग इसमें मिलने वाली है. तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एसएससी के रिगार्डिंग सबसे पहले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. इसी के साथ यूट्यूब पे हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बना दी हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स. तो आपको जब भी एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको कुछ भी वीडियो सर्च करनी हो, आप उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट पे जाके वीडियो सर्च कर सकते हैं ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले ब्रीफिंग से. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी परावर्तन. लाइट का टकराकर वापस चले जाना उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं. जब भी लाइट किसी हार्ड सरफेस से टकराएगी और वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, उसको रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहा जाता है. और जब भी ऐसे लाइट टकराकर वापस जाती है तो कई सारी तरीके की टर्म्स यूज होती हैं. जैसे जो लाइट आई उसको इंसिडेंट रे यानी कि ये आपतित किरण बोला जाता है. जो टकराकर गई उसको रिफ्लेक्टेड रे यानी कि आपका परावर्तित किरण बोला जाता है. ये जो एंगल बनता है नॉर्मल के साथ, लंबवत के साथ, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस और यानी आपतित कोण, और नीचे जो परावर्तित किरण के साथ बनता है उसको बोलते हैं परावर्तित कोण. दैट्स इट. नेक्स्ट इज रियल इमेज. देखो, जब भी लाइट की कम से कम 2 किरणें मिलेंगी तो वहां पे कोई प्रतिबिंब या इमेज बन जाएगी. तो वो इमेज किस चीज़ की बनेगी? या तो उस चीज़ की जहाँ से वो लाइट आई है, या फिर उस चीज़ की जहाँ से टकरा के लाइट आई है. मतलब अल्टीमेटली जहाँ पे लाइट मुड़ी होगी ना, जहाँ पे भी लाइट मुड़ी होगी. जैसे अगर ये बल्ब है, यहाँ से किरणें गई हैं, यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे बल्ब की इमेज बन जाएगी. लेकिन अगर ऐसा हुआ, ये बल्ब है, ये टकराई और टकरा के यहाँ पे मिल गई, तो यहाँ पे इसकी इमेज बनेगी, इसका प्रतिबिंब बनेगा. तो इमेज बनती है जब कम से कम 2 किरणें मिल जाएं. तो 2 तरीके की इमेज, 2 तरीके के प्रतिबिंब बन सकते हैं. सबसे पहले है रियल इमेज. रियल इमेज का मतलब वास्तविक छवि, यानी जो तब बनती है जब असल में लाइट टकरा जाए. जैसे मैंने ये 2 बनाई है, ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे कुछ मिरर वगैरह कुछ नहीं लगाया, असल में मीट करके दिखा दी. ये पॉसिबल है या नहीं है वो छोड़ दो, पर मैंने दिखाई है. तो इसका मतलब ये कैसी हो गई? रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब. ऐसी इमेज को आप स्क्रीन पर एक जगह उसकी छवि आप ले सकते हो क्योंकि लाइट असल में मीट करती है. लेकिन दूसरी होती है वर्चुअल इमेज. वर्चुअल इमेज कैसी होती है? जो आप स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, जिसमें लाइट रेज असल में मीट नहीं करती, हमको बस ऐसा लगता है. एक आप कह सकते हो कि एक भ्रम होता है कि लाइट मिली है. जैसे कोई लाइट आ रही थी, हमने यहाँ कोई शीशा लगा दिया या कुछ भी हमने लगा दिया, और ये शीशे से गुजरने के बाद ये मुड़ गई और यहाँ मीट कर गई. तो ये वर्चुअल इमेज है क्योंकि शीशा लाइट को टकरा के वापस भेजता है ना. शीशा हमेशा क्या करेगा? लाइट को टकरा के वापस भेज देगा. ये आई थिंक मैंने मिरर भी गलत बना दिया. ये हो गया. शीशे का मेन काम क्या होना चाहिए? लाइट को टकराकर वापस भेजना. लेकिन देखो, शीशे के अंदर से लाइट जा रही है और वो मिल गई, तो ऐसा सिर्फ हमें महसूस होता है, असल में ऐसा नहीं होता. ये होती है वर्चुअल इमेज. तो ये इमेज आप स्क्रीन पे नहीं उतार सकते क्योंकि ये इमेज सिर्फ उतने टाइम के लिए बनती है जितने टाइम के लिए सामने कोई खड़ा है. जैसे आप शीशे के सामने खड़े हो जाओ तो वो इमेज सिर्फ तब तक दिखाई देगी जब तक आप खड़े रहोगे. अगर मैं ये चाहूँ कि आप वहाँ पे खड़े ना हो, पर आप जब खड़े थे मैं उसकी इमेज उतार लूँ, वो पॉसिबल नहीं है. तो ये होता है आपका वर्चुअल इमेज. इसको अनरियल इमेज बोलते हैं. वर्चुअल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज जो आ रही हैं वो सिर्फ दिखे कि वो मीट कर रही हैं, असल में वो मीट नहीं करती. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखो, 2 तरीके का रिफ्लेक्शन, 2 तरीके का परावर्तन होता है. एक स्मूथ, जिसको स्पेक्युलर भी बोलते हैं. जब लाइट आई बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे, बिल्कुल चिकने सतह पर, तो अगर लाइट समांतर रेखाओं की फॉर्म में आती है तो उसी तरीके से वो परावर्तित हो जाती है, ठीक है. और एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी विसरित परावर्तन. अगर सरफेस खुरदुरा हो, स्मूथ ना हो, तो जो लाइट आ रही है वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाती है. जरूरी नहीं है
कि वो समानांतर रेखाओं की फॉर्म में ही आएगी। इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या फिर विसरित परावर्तन। बात करते हैं लेटरल इन्वर्शन की यानी पार्श्व व्युत्क्रमण की। जब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, प्लेन मिरर के सामने, अगर आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हो यानी जो ड्रेसिंग टेबल वगैरह में यूज होता है, तो आपकी लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड बन जाती है इमेज में, ऑब्जेक्ट की राइट साइड इमेज की लेफ्ट साइड बन जाती है। तो ये जो साइड्स का चेंज होता है इसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन यानी कि पार्श्व व्युत्क्रमण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। और कौन सा शीशा करता है इसको? प्लेन मिरर करता है। कितने टाइप के शीशे होते हैं? सबसे पहला है कॉनकेव मिरर, या ये कॉनकेव मिरर आप ऐसे भी बनाते हो। बेसिकली कॉनकेव मिरर में यानी अवतल दर्पण में जो लाइट का परावर्तन होता है वो अंदर वाली सतह से होता है, और कॉन्वेक्स सरफेस में कॉन्वेक्स ऐसे बनाते हैं, उत्तल दर्पण इसको बोलते हैं, जो लाइट का परावर्तन होता है, जो रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर निकली हुई सतह से होता है। इसी तरीके से लेंसेज भी होते हैं, जैसे लाइट को टकरा के वापस भेज देते हैं, लेंस अपने अंदर ले लेते हैं लाइट को। तो मैं यहाँ क्यों बता रही हूँ, वैसे लेंस का अलग टॉपिक आएगा, मैं इसलिए बता रही हूँ कॉनकेव मिरर बिल्कुल बराबर होता है कॉन्वेक्स लेंस के। तो अगर आप अभी कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हो ना, अवतल दर्पण पढ़ रहे हो, तो समझो आप उत्तल लेंस भी पढ़ रहे हो, दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इस तरीके से जो कॉन्वेक्स मिरर है वो बराबर होता है कॉनकेव लेंस के। ठीक है। अच्छा, जैसे आप देख रहे हो ये कॉनकेव हो गया, ये कॉन्वेक्स मिरर आ गया। तो इसकी टर्म्स होती हैं, जैसे जो ये शीशे बनते हैं पूरे एक गोले से बनते हैं, ये स्फेयर से बनते हैं, तो इसकी रेडियस को बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसके सेंटर को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके मिडिल पॉइंट को बोला जाता है पोल, और ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, जितने एरिया से आप ये शीशा बनाओगे इस एरिया को बोला जाता है अपर्चर। ध्यान रखेंगे, जितने एरिया से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकती है, परावर्तित हो सकती है, सिर्फ उतने एरिया को बोलते हैं अपर्चर। चलिए बात करते हैं कॉनकेव मिरर की, ये वाले शीशे की। टोटल 6 इमेज बनती है, मैं प्रॉपरली ट्रिक के साथ एक्सप्लेन कर चुकी हूं, तो इसको जरूर एक बार क्लास से देख लेना। देखो इस वाले को छोड़ दो, बेसिकली होता क्या है, ये है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, पोल। ठीक है, वैसे भी बीच वाले को आप क्या बोलते हो? पोल ही बोलते हो, राइट। अब देखो ये था सेंटर, ये बिल्कुल बीच में होता है फोकस, ये आपको पता है, क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सिर्फ ब्रीफिंग दे रही हूँ। 6 पोजीशन होती हैं जो शीशे के सामने आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हो। सबसे पहले ये बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरी जब आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दिया, तीसरी जब आपने F और C के बीच में रख दिया, चौथी जब आपने C पर रख दिया, पांचवी जब आपने C के पीछे रख दिया, और छठी जब आपने बहुत ज्यादा दूर यानी इन्फिनिटी पर रख दिया। तो पहले वाले केस को छोड़ दो, बाकी सारे केस एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे फोकस रिलेटेड है इन्फिनिटी से, जब आपने कहाँ रख दिया, ये इन्फिनिटी पर रख दिया, फोकस रिलेटेड है इन्फिनिटी से। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज फोकस पे बनेगी। ऐसे ही जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है इमेज C के पीछे ही बनेगी, जब ऑब्जेक्ट C के पीछे रखा है तो इमेज C और F के बीच में ही बनेगी, फिक्स है। इसका खुद से रिलेशन है, अगर ऑब्जेक्ट C पे रखा है तो इमेज C पे बनेगी, अगर मतलब कुछ भी हो C पे रखा है तो C पर ही इमेज बनेगी। दूसरा पहले वाले को क्यों छोड़ा? क्योंकि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण फेमस है कि ये सारी इमेज उल्टी बनाता है, रियल और इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनती है। पहले केस में उल्टा होता है, पहले केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी, बिल्कुल सीधी इमेज बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, और साथ में एनलार्ज बड़ी इमेज बनेगी। जितना ऑब्जेक्ट बड़ा होगा
उससे काफी बड़ी इमेज बनेगी। बाकी सब में वही रिलेशन है। जैसे जब आप फोकस पे रखते हो ऑब्जेक्ट, इमेज बनती है अनंत, बहुत ज्यादा दूर और बहुत बड़ी, ठीक है। जब आप रखते हो, मतलब जब आप यहाँ पे रख रहे हो तो इमेज बहुत बड़ी बनती है, जब आप यहाँ पे रख रहे हो तो इमेज थोड़ी बड़ी बनती है, जब आप सी पे रखते हो तो इमेज और ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर होते हैं, जब आप यहाँ रखते हो तो इमेज छोटी बनती है, जब आप यहाँ रखते हो तो इमेज बहुत ज़्यादा छोटी बनती है। तो मतलब इसकी टेबल लर्न करना बहुत आसान है, अगर एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। मैंने कहा था देखो, सब में रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी इमेज बनती है, बस एक में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। देखो चलिए, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f फोकल की दूरी, v इमेज की दूरी और u होता है ऑब्जेक्ट की दूरी। इसके अलावा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने क्वेश्चन देखा होगा कि दो शीशे हैं, वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल पर लगे हुए हैं, कोई भी एंगल पे लगे हुए हो, ठीक है, ऐसे भी हो सकते हैं दोनों शीशे इस तरीके से लगे हुए, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो अगर आपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया बीच में तो उसकी कितनी इमेज बनेगी, कैसे पता लगता है? इसका फॉर्मूला होता है 360/θ-1। इनके बीच के एंगल को आप क्या बोल दोगे? थीटा बोल दोगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अगर लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए लाइट की डायरेक्शन में मुड़ जाए, लाइट अपनी ओरिजिनल, अपनी मूल दिशा से बदल जाए, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ये तभी होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, वो भी तिरछी। दैट्स इट। लेंस सिंपल, एक कांच का ट्रांसपेरेंट मीडियम, बिल्कुल पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है जिसको लेंस बोलते हैं। दो तरीके का होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस सेम, इसके भी 6 केस होंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताने भूल गई, जैसे ये कॉनकेव था, इसके 6 केस थे। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रही हूँ, इसके सिर्फ 2 ही केस होते हैं और दोनों में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट, ठीक है। यानी आभासी और सीधी इमेज बनती है और छोटी इमेज बनती है, ठीक है। देखो, अगर रियल और इन्वर्टेड लिखा आ रहा है, अगर ये आ रहा है कि रियल इमेज है और उल्टी इमेज है, फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, कॉनकेव मिरर आंसर है, अवतल दर्पण आंसर है। लेकिन अगर वर्चुअल और इरेक्ट आ रहा है लिखा हुआ, तो दोनों हो सकते हैं, क्योंकि इसका में भी एक केस है। तो कैसे पहचानोगे? अगर वर्चुअल और इरेक्ट है, सीधी इमेज है, अगर वो बन रही है बड़ी ऑब्जेक्ट से, तो वो सिर्फ इसका काम है, पॉसिबल यही कर सकता है कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। लेकिन अगर छोटा है तो उत्तल दर्पण। दैट्स इट। तो सेम, ये कॉनकेव मिरर था, तो यही बराबर है कॉन्वेक्स लेंस के। इसकी भी सेम टेबल बनेगी, यही 6 केस, सेम यही रिलेशनशिप, हर चीज बिल्कुल सेम। एक चीज का फर्क होगा, जो शीशों में जो शीशा होता है, मिरर होता है, दर्पण होता है, उसमें सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, बस सी की जगह आप 2f यूज करते हो, सिंपल। ऐसे ही ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये बराबर होगा कॉनकेव लेंस के, अवतल लेंस के। इसमें भी 2 केस होंगे, सेम ऐसे ही होंगे। देखो, कॉन्वेक्स लेंस की शेप ये होती है, बीच में से मोटा, ऊपर नीचे से हल्का, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। 3 तरीके का होता है, जिसमें दोनों तरफ डबल होगा, दोनों तरफ कॉन्वेक्स होगा, जिसमें एक तरफ कॉन्वेक्स होगा, एक तरफ प्लेन, जिसमें दोनों तरफ, एक तरफ कॉनकेव और एक तरफ कॉन्वेक्स। ये इतना नहीं करना है, सिर्फ इतना ध्यान रखो, कॉनकेव लेंस की शेप ऐसे होती है, बीच में से पतला होता है, ऊपर नीचे से थोड़ा मोटा होता है। लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूले में प्लस आया था, लेंस फॉर्मूले में बीच में माइनस आ जाएगा। स्कैटरिंग, बिखराव, ये डेफिनेशन की बजाय आप वो वाली डेफिनेशन कर लेना जो ई बुक में अवेलेबल है, क्लासेस में अवेलेबल है। स्कैटरिंग का मतलब, जब लाइट अपने रास्ते में आने वाले पार्टिकल से मिलेगी तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाती है, उसको बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। द स्प्रेडिंग ऑफ लाइट ऑन कोलिजन विद द पार्टिकल्स इन इट्स पाथ इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब भी लाइट के रास्ते में कोई पार्टिकल आएगा, वो उससे टकरा के फैल जाएगी अलग अलग डायरेक्शन में, उसी को स्कैटरिंग बोला जाता है। डिस्पर्जन का मतलब क्या है? डिस्पर्जन का मतलब है टूटना। जब लाइट
अपने से छोटे साइज के पार्टिकल के साथ टकराती है तो वो फैलती नहीं है, वो 7 रंगों में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्पर्जन। और डिस्पर्स होने के बाद जो 7 रंग आते हैं उन 7 रंगों को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, और उनका ऑर्डर क्या होता है? विबग्योर, VIBGYOR। ये उल्टे ऑर्डर में विबग्योर ही है। इसके अलावा मैं बता दूं, रेड कलर सबसे कम डेविएट होता है, सबसे कम मुड़ता है। वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा मुड़ता है। रेड कलर की सबसे कम एनर्जी होती है, लोएस्ट एनर्जी। रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा लंबी यही होती है। इसी के साथ रेड लाइट सबसे कम स्कैटर होती है, सबसे कम फैलती है। रेड लाइट फैलना पसंद नहीं करती। वॉयलेट के लिए यानी बैंगनी रंग के लिए सब कुछ उल्टा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके डायरेक्शन में चेंज आता है। मैं अभी बहुत शॉर्ट में टॉपिक्स ले रही हूँ क्योंकि जस्ट ब्रीफिंग है, मुझे PYQs कराने हैं। अगर आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन देखनी है तो सबसे बेस्ट है उसकी क्लास देख लेना इस चैप्टर से रिगार्डिंग, उसमें सब कुछ प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तक सूचकांक, ये क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपनी डायरेक्शन बदलती है। तो लाइट ने एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे कितना डायरेक्शन में चेंज आया, वो कितनी मुड़ गई, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका फॉर्मूले 3 फॉर्मूले होते हैं या एक ही फॉर्मूला होता है, ये समझ लो, sin I अपॉन sin R। ये किसने दिया था? स्नेल ने दिया था, इसलिए इसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। सॉरी। अच्छा, 2 तरीके का होता है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी देखो मैं आपको समझा देती हूँ, आपको तब फॉर्मूला समझ आ जाएगा। सापेक्ष अपवर्तनांक, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए लेकिन उनमें से कोई भी माध्यम, कोई भी मीडियम, ना तो एयर हो ना वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के अलावा जब लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो वो जितनी मुड़ेगी उसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली ये जो सूचकांक यानी ये जो नंबर है ना, ये उस मीडियम का नंबर होता है। मतलब मान लो मैं एक मीडियम हूँ, लाइट आई और यहाँ से चली गई, वो मुड़ गई, तो मैंने लाइट को मोड़ दिया, तो वो नंबर वो बताएगा कि मैं लाइट को कितना मोड़ सकती हूँ। सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, मतलब देखो मैं ये मानूंगी मैं मीडियम हूं ना, लाइट आ रही थी एक मीडियम से और मेरे अंदर चली गई, तो मैंने लाइट को मोड़ा है ना, तो मेरे अंदर लाइट की स्पीड कितनी है अपॉन जहां से लाइट आ रही थी वहां लाइट की स्पीड कितनी है। ये होता है रिलेटिव इंडेक्स, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। सिंपल। तो लाइट गई है 1 मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो दूसरे मीडियम ने लाइट को मोड़ा है ना, तो दूसरे मीडियम की स्पीड दूसरे मीडियम की स्पीड नीचे आएगी और जहां से लाइट आई है, देखो इसको याद करने का तरीका मैंने कैसे समझाया था। 2 फॉर्मूले होते हैं इसके इंडेक्स के। अगर लाइट 1 मीडियम से दूसरे मीडियम में गई है तो पहले आ रही थी ना लाइट, पहले वो वाली स्पीड यानी पहले मीडियम की स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम की स्पीड, ये फॉर्मूला होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का या रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। एक ही बात है। देखो 1 से 2 में गई तो 1 से 1 की स्पीड अपॉन 2 से 2 की स्पीड, दैट्स इट। दूसरा होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। ये क्या होता है? अगर लाइट एयर या वैक्यूम से जाए, लाइट किसी भी मीडियम से, यानी मैंने इसमें एक मीडियम फिक्स कर दिया एयर या वैक्यूम, तो उसको आप क्या बोलोगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसका फॉर्मूला सेम वैसे वाला, लाइट एयर से आ रही थी तो एयर वाली स्पीड ऊपर, दूसरे मीडियम की स्पीड नीचे। सिंपल, बस एयर में फिक्स होती है वैल्यू लाइट की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन दूसरे मीडियम की स्पीड। ठीक है, देखो अभी तक क्या लिख रहे थे? n 1 से 2 यानी 1 से गई दूसरे में। एयर या वैक्यूम को लिखते नहीं है इसलिए मैंने यहाँ कोई नंबर नहीं लिखा और यहाँ पे 1 आ गया। आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं। आप सिर्फ 2 लिखना चाहते हो आप 2 लिख सकते हो। पावर ऑफ लेंस, कोई भी लेंस लाइट को कितना मोड़ रहा है उसको उसकी पावर बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस की पावर, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की पावर हमेशा नेगेटिव होती है। यानी उत्तल लेंस की हमेशा जो पावर होगी वो पॉजिटिव होगी, धनात्मक होगी, और अवतल की हमेशा ऋणात्मक होगी। फॉर्मूला क्या होता है पावर का? 1/f।
फोकल लेंथ का उल्टा कर दो अगर मीटर में है। नॉर्मली ये यूज बहुत कम होता है क्योंकि फोकल लेंथ आपसे हमेशा सेंटीमीटर में पूछी जाती है, तो आप फॉर्मूला हमेशा 100/f यूज करोगे। यहाँ पे फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकलती है। देखो SI इकाई क्या है पावर की, डायोप्टर है। कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी, कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव होगी। मायोपिया, ये ह्यूमन आई का ही टॉपिक है। मायोपिया ये निकट दृष्टि दोष, ये क्या है, जब आप पास का आराम से देख सकते हो, दूर का आपको नहीं दिखता, इसको मायोपिया बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ये जो आंख की जो बॉल है थोड़ी छोटी हो जाती है, नहीं ये थोड़ी बड़ी हो जाती है। जो आई बॉल है ये आपकी बड़ी हो जाती है, तो जो इमेज है, जो प्रतिबिंब है, जो रेटिना पे बनना चाहिए, जो पर्दे पे बनना चाहिए, वो उससे पहले बनने लगता है। मायोपिया 40 साल से कम उम्र वाले लोगों में आपको मिलेगा जो दूर का नहीं देख पाते। और इसको ठीक कैसे करते हैं, इसको ठीक किया जाता है कॉनकेव लेंस से। हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस होता है, आंख के अंदर होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। हम क्या यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, कॉनकेव लेंस। ऐसे इसका उल्टा होता है हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस, यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर का आराम से देख सकते हो, पास का नहीं दिखता। तो उसके लिए आपको इसमें क्या होता है, जो आंख की जो बॉल है, आई बॉल है, वो छोटी हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और इसको ठीक करने के लिए आप कौन सा लेंस यूज करते हो, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हो। अच्छा, इसके अलावा एक दो चीजें और हैं, जैसे पास से पास कितनी दूर ऑब्जेक्ट रखना चाहिए कि आप क्लियरली देख सको। पास से पास 25 सेंटीमीटर रख सकते हो। 25 सेंटीमीटर से और पास कोई चीज रखोगे तो आप शायद देख तो पाओगे पर आपके सिर में दर्द हो जाएगा, क्योंकि आपका जो आंख के अंदर का लेंस है वो जब भी पास की चीज देखनी होती है ना, वो मुड़ता है। तो वो जितना मुड़ सकता है उतना मैक्सिमम मुड़ जाता है 25 सेंटीमीटर पे। अगर 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे तो वो और मुड़ नहीं पाता और आपके सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आप दूर से दूर कितने तक का देख सकते हो, इन्फिनिटी, अनंत तक का देख सकते हो। एलईडी क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, जो आजकल हम यूज करते हैं। एक सेमीकंडक्टर अर्धचालक उपकरण है जो तब जलती है जब उसमें आप करंट पास करते हो, और इस प्रिंसिपल को बोलते हैं इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, यानी इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा पास करके ल्यूमिनेसेंस बनानी, चमक बनानी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। A concave spherical mirror has a radius of curvature 30 सेंटीमीटर। देखो रेडियस से ना आपका कोई लेना देना है नहीं, जो त्रिज्या है, ये जो वक्रता की त्रिज्या है उससे आपका लेना देना नहीं है। आपने जो टेबल भी पढ़ी उसमें फोकस था और रेडियस का ही नहीं था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, रेडियस का आधा ही फोकस होता है, तो यहां से फोकस निकाल लो। तो उस शीशे का, उस दर्पण का फोकस पता लग गया। अब आपने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया 15 सेंटीमीटर दूर, और 15 सेंटीमीटर क्या था, फोकस था, तो यानी ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा, फोकस पे रखा ना। अब आपके इस चैप्टर के आधे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे अगर आपको वो टेबल लर्न हो गई। टेबल में मैंने बताया था कि फोकस और इन्फिनिटी का रिलेशन है। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे ही बनेगी। और जब भी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है ना, या तो बहुत बड़ी बनती है तो बहुत छोटी, और इन्फिनिटी पे हमेशा बहुत बड़ी इमेज बनती है, फोकस पे हमेशा बहुत छोटी इमेज बनती है। तो इन्फिनिटी पे बनेगी, और इन्फिनिटी का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बी, दैट्स इट। तो बिना सॉल्व करे, बिना कोई फॉर्मूला लगाए आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इन ऑप्टिक्स which term refers to the opening of diaphragm of a lens that specially limits the propagation of light। अब देखो बस लैंग्वेज चेंज कर दी और हम सब गोल हो जाएंगे। कौन सी टर्म है जो लेंस के डायफ्रैगम, जब डायफ्रैगम खुलता है, कैमरा है उसका, आपने ऊपर का शटर खोल दिया, तो वो डायफ्रैगम आपने खोल दिया, तो उस एरिया को जो लाइट को लिमिट कर दे कि सिर्फ इतनी लाइट मेरे अंदर आएगी, उस एरिया को क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। मैंने आपको बताया था अपर्चर इसको बोला जाता है। व्हाइट लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, श्वेत प्रकाश किसका उदाहरण है, लेजर लाइट। देखो लेजर लाइट का मतलब होता है एक ऐसी लाइट जो सिर्फ, नॉर्मली जो लाइट है ना वो हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है, हर डायरेक्शन में उसकी वाइब्रेशंस जाती है। लेजर लाइट वो होती है जिसकी डायरेक्शन एक ही कलर हो उसमें, और एक ही कलर में उसकी वाइब्रेशन भी सिर्फ एक डायरेक्शन में हो।
व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं और 7 कलर्स का मतलब हो गया वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो गई, बहुरंगी प्रकाश हो गया। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब जब सिर्फ एक रंग का उसके अंदर कलर हो। कौन सा टेलीस्कोप न्यूटन ने इन्वेंट किया था? कॉनकेव मिरर को यूज करके, अवतल दर्पण का यूज करके। कौन सा लेंस की बजाय उन्होंने शीशे का इस्तेमाल किया, और ताकि व्हाइट लाइट की मदद से वो साथ के साथ रंग देख पाए। तो सबसे पहली चीज, न्यूटन ने कौन से टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया? उन्होंने इस्तेमाल किया था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ऑब्वियसली बात है, शीशा यूज कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट वाला ही रिफ्लेक्शन ही होगा ना, परावर्तन ही यूज होगा। द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट पर्सन विद नो डिफेक्ट इन आइज। मिनिमम डिस्टेंस, सबसे पास के पास का हम कितना देख सकते हैं? अभी बताया था मैंने आपको, 25 सेंटीमीटर। विच कलर ऑफ लाइट फ्रॉम विबग्योर हैज मिनिमम एनर्जी? अभी मैंने ब्रीफिंग में भी बताया था, विबग्योर में से कौन से रंग की सबसे कम एनर्जी होती है? रेड की सबसे कम एनर्जी होती है। जब आप एक डिम लाइट रूम में जाते हो, मतलब एक तेज रोशनी वाले रूम से एक कम रोशनी वाले रूम में जाते हो, या धूप से किसी भी कमरे में चले गए, तो एकदम आपको अंधेरा दिखाई देता है। क्यों? देखो बहुत इजी है। ये जो होल होता है ना, इसको आइरिस बोलते हैं आंख के अंदर। आप धूप में थे तो ये पहले छोटा था ताकि ज्यादा लाइट अंदर ना जाए। एकदम आप अंधेरे वाले रूम में चले गए तो ये छोटा ही रहा, कुछ सेकंड में एडजस्ट होगा। तो डिम लाइट में, अंधेरे में पहले ही रोशनी कम है, फिर आपका प्यूपिल भी छोटा है, आइरिस भी छोटा है, तो क्या हो गया? ऑटोमेटिकली कम लाइट जाएगी, आपको अंधेरा दिखाई देगा। इसलिए तो इसका आंसर ये है कि जो आइरिस है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो छोटा हो जाता है ताकि कम लाइट एंटर करे। ओके, पावर दे रखी है 2.5 डायोप्टर। फोकल लेंथ निकालो। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 100/f, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में निकालनी हो। सेम फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? 100/p, अगर पावर मतलब सेम सेंटीमीटर में निकालनी हो। कोई दिक्कत नहीं है, आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो 100/p। आपका आंसर आ गया 40 सेंटीमीटर। सिंपल। रमन वॉन्ट्स टू यूज अ रियर व्यू मिरर इन इट्स व्हीकल। देखो शीशा यूज करना है अपने व्हीकल के लिए, तो सबसे पहली चीज क्या होगी कि सीधी इमेज बने। आप अपने शीशे में उल्टा तो कुछ नहीं देखोगे ना, सीधी इमेज सिर्फ एक में बनती है, कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि छोटी इमेज चाहिए होगी। तो कॉन्वेक्स मिरर आप यूज करते हो रियर व्यू मिरर में। एन इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, उत्तल दर्पण द्वारा बनी हुई छवि हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल इरेक्ट यानी आभासी और सीधी, और साथ में हमेशा ध्यान रखना छोटी डिमिनिश्ड इमेज बनती है। पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, बता चुकी हूँ कि उत्तल लेंस की जो पावर है, जो शक्ति है, वो हमेशा प्लस होगी, और कॉनकेव की हमेशा नेगेटिव। दोनों बिल्कुल सही स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा चलो, अब आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है और इमेज की पोजीशन दे रखी है और साइज। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखते हो इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, बिल्कुल, और जब भी इन्फिनिटी पे बनेगा, अनंत पे बनेगा, तो हमेशा बहुत बड़ी इमेज बनेगी, ये बिल्कुल ठीक है। आपको गलत वाली बतानी है। जब सी और एफ के बीच में रखते हो तो सी के पीछे इमेज बनती है, बिल्कुल ठीक है, और बड़ी बनती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जब बियॉन्ड सी, जब सी के पीछे रखते हो तो हमेशा सी और एफ के बीच में बनेगी और छोटी बनेगी, ये भी बिल्कुल ठीक है। आप टेबल लर्न कर लोगे अगर, तो आपको ये बहुत बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चंस दिखेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, जब इन्फिनिटी पर रखते हो ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बननी चाहिए? फोकस पे। ये है जो बिल्कुल गलत है। अगर इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्ट आपने, तो इमेज बनेगी फोकस पर और बहुत छोटी बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड। मिरर फॉर्मूला बताना है, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये अभी मैंने आपको बताया भी था। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, जब श्वेत प्रकाश उसके घटक रंगों में टूट जाता है, उसको क्या कहते हैं? टूटना ना। और टूटने के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम लोग? डिस्पर्जन, यानी फैलाव।
द रिफ्लेक्शन ऑन ए बाथरूम मिरर, द लेक, द ग्लेयर ऑन अ पेयर ऑफ ग्लासेस आर कॉज। आपने वर्ड सुना होगा चौंध, यानी आंखें चुंधिया जाना। एकदम से जब लाइट पड़ती है हमारी आंखों पे, हम रात को ड्राइव कर रहे हैं, हमने वो लगा रखे हैं, स्पेक्स लगा रखे हैं, तो एकदम से हमको लाइट आती है, हमको दिखना बंद हो जाता है। या लेक है, कोई झील है, वहां पे आपको एकदम से बहुत तेज रोशनी आएगी। उस एकदम से तेज रोशनी के आने को हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। Which of the following elements is not suitable for fabrication of a light emitting diode? देखो एलईडी जो होता है ना, एलईडी में आपको फैब्रिकेशन करना पड़ता है, यानी मिलावट करनी पड़ती है सेमीकंडक्टर्स की, ट्रांजिस्टर्स वगैरह की, मतलब जो अर्धचालक होते हैं उनकी। हमेशा ये यौगिक की फॉर्म, कंपाउंड्स की फॉर्म में होते हैं। तो आपसे पूछा है गैलियम फॉस्फाइड, इंडियम गैलियम, जर्मेनियम और गैलियम आर्सेनाइड, इनमें से कौन से की आप मिलावट नहीं कर सकते? एक ही है जो बिल्कुल अकेला है, जर्मेनियम। तो जर्मेनियम की आप इसमें एलईडी को बनाने में आप फैब्रिकेशन नहीं कर सकते। गोल्ड एंड कॉपर हैपन टू एब्जॉर्ब डैश लाइट, डैश एंड वॉलेट लाइट, लिविंग येलो लाइट। जो गोल्ड और कॉपर है वो कौन सा और रंग एब्जॉर्ब, अवशोषित करते हैं? देखो एक तो वॉलेट, जो गोल्ड एंड कॉपर है, येलो की रेंज है ना, तो वो ब्लू वाली विबग्योर में ये होती है ब्लू वाली रेंज, ये येलो रेंज कह दो, ऑरेंज रेंज कह दो, रेड रेंज कह दो। तो जो येलो कलर का है ना, वो ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो सिर्फ ये वाली लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो वॉयलेट के अलावा, बैंगनी के अलावा कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर सकता है? या तो इंडिगो या तो ब्लू। तो इंडिगो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ब्लू इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको बता दिया था कि कोई मीडियम लाइट को कितना मोड़ सकता है। सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुनिया में होता है डायमंड का, इसलिए डायमंड चमकता रहता है। डायमंड के अंदर अगर एक बार रोशनी चली गई, वो टकरा के बार बार टकराएगी, मुड़ जाएगी, टकराएगी, मुड़ जाएगी। लेंस होने के बावजूद वो बाहर नहीं निकलेगी, वरना जो पारदर्शी माध्यम होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम्स होते हैं, लाइट उनमें से बाहर निकल जाती है। पर लाइट की इतनी, डायमंड की इतनी कैपेसिटी है कि वो लाइट को मोड़ता रहता है बार बार, और लाइट उसके अंदर कैद हो जाती है। लाइट का, डायमंड का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, वो होता है 2.42। लर्न कर लेना इस वैल्यू को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? हीरे का, यानी डायमंड का। सनलाइट में रेड और ग्रीन कलर को छोड़ के जो ओशियन है, जो समुद्र है, वो और कौन कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है? देखो सेम वही बात, ब्लू कलर का होता है ना, वो ब्लू रेंज को तो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, वो येलो वाली रेंज को एब्जॉर्ब करेगा। तो येलो वाली रेंज का सिर्फ एक कलर है येलो, ऑरेंज भी है पर येलो पहले आ जाता है, तो इस वजह से येलो को वो एब्जॉर्ब करता है ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मिरर शो लिटिल इन्वर्जन ऑफ लाइट? इनमें से कौन से प्रकार के दर्पण प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रम दर्शाते हैं? मतलब राइट साइड लेफ्ट हो जाएगी, लेफ्ट राइट हो जाएगी। आप मिरर लेते हो उसमें भी हो जाता है, राइट, सेल्फी लेते हो, नॉर्मली हमारे घरों में जो शीशे होते हैं उसमें होता है, वो होता है प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर इज द करेक्ट आंसर, समतल दर्पण। अच्छा, जो आसमान है उसका नीला रंग होता है, क्यों? क्योंकि जो धूप का जो नीला घटक है, जो सफेद, जो सनलाइट का जो ब्लू कंपोनेंट है, वो फैलता है, स्कैटर होता है, तो स्कैटरिंग की वजह से हमको आसमान ब्लू कलर का दिखाई देता है। एलईडी की फुल फॉर्म अभी बताई थी, लाइट एमिटिंग डायोड। कौन सा फिनोमिना है जो डील करता है? देखो होता क्या है, सुनो। वो बोल रहे हैं जब भी किसी माध्यम के मॉलिक्यूल्स को, यानी कि अणुओं को आप गर्म करोगे तो वो एक्साइटेड हो जाएंगे, वो एकदम से उत्तेजित हो जाएंगे और वो एक शेल से दूसरे शेल पे चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करेंगे और वो अपने ओरिजिनल शेल पर आएंगे, अपने ओरिजिनल कक्षा में आएंगे। तो जब ऐसा होता है तो वापस आते हुए वो अपने अंदर से हीट निकालते रहते हैं, और उस हीट से हम स्पेक्ट्रम वगैरह बना लेते हैं, हमें कलर्स भी दिखाई देते हैं। तो ये कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स, जो एनर्जी लेवल्स हैं जो वाइब्रेट करते रहते हैं, जब ऊपर से नीचे आते हैं इलेक्ट्रॉन, ठंडे होते हैं, तो स्कैटरिंग होती है लाइट की। तो ये फिनोमिना किसने बताया था? ये बताया था आपके रामन ने। तो रामन इफेक्ट इसको बोला जाता है।
ओके, लाइट का मुड़ जाना जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। ये आपको पता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। What is the name of the phenomena in which mountain tops acquire a rosy or orange hue around sunrise and sunset? देखो, उस घटना का या उस फिनोमिना का नाम बताओ जिसमें पर्वत की चोटियां सूर्योदय और सूर्यास्त के आसपास गुलाबी या नारंगी रंग प्राप्त कर लेती है। ये किस कारण से होता है? इसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। लेकिन इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं जिसमें प्रॉपर पहाड़ की चोटियां सिर्फ उस रंग की हो जाती हैं? उसको बोलते हैं एल्पेनग्लो। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय 2 मिरर्स, 2 शीशे है ना, वही फॉर्मूला लगाओगे 360 अपॉन थीटा माइनस 1। 2 शीशे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल दे दिया 120 डिग्री। कितनी इमेज बनेगी? 2 इमेज बनेगी अगर 2 शीशे रखे होंगे 120 डिग्री के एंगल पर। तो गाइज ये थी ऑप्टिक्स और लाइट की ब्रीफिंग और उससे रिलेटेड PYQs। आई होप आपको टॉपिक क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसी के साथ वेबसाइट का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, उस पर विजिट करके बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो कि आप PYQs की फॉर्म में भी, PYQs जो है वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में है, अदरवाइज सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल हैं, तो ज़रूर जाकर विजिट कीजिए, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हैं। इसी के साथ प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट आपका ऑफिसर बैच आपको मिल रहा है जिसमें आपका प्रॉपर फाउंडेशनल कोर्स है, आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। लेकिन अगर आपको किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भी कोई इशू है तो आपका उससे रिगार्डिंग कंसर्न बैचेस भी अवेलेबल हैं एप्लीकेशन पे, आप डेफिनेटली जाके एनरोल कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।